हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो हो जाइए तैयार महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को पढ़ने के लिए। जो एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जामों के लिए जो जीएस वाले खंड होते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश एआरओ आरओ, उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हो, उनके सब के लिए यह वीडियो रामबाण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों। तैयारी दोस्तों एक दिन में नहीं होती है, तैयारी को धीरे धीरे और कंटिन्यू करना होता है। तो उसी कड़ी में ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो यूवीडियो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहा जाता है? मंगल ग्रह, शनि, नेपच्यून या शुक्र ग्रह? तो दोस्तों जो पृथ्वी की जुड़वा वाहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यानी देखा जाए हमारे वायुमंडल में वर्तमान में कितने ग्रह हैं, तो वर्तमान में 8 हैं। वर्तमान में 8 हैं। सूर्य जो है दोस्तों या हमारे ग्रह से दूर रहता है। और अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सूर्य के निकट सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो सूर्य के निकट सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। और अगर क्रम वाइज देखा जाए दोस्तों, बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। और पृथ्वी की जुड़वा वाहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आपका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष? दोस्तों जैसे आपको मालूम होगा कि वित्त आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्था है। सबसे पहले यह एक संवैधानिक संस्था है। इसे प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इसका गठन किया जाता है। यानी कितने वर्षों के पश्चात? या 5 वर्षों के लिए इसका गठन किया जाता है। जिसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति जो है इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति करता है। यानी भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, वित्त आयोग के सदस्यों और इसके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। तो वर्तमान में जो भारत में चल रहा है, कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। यानी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग भारत में चल रहा है? तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। अब ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि वित्त आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है? भारत का प्रेसिडेंट करता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो अभी हाल ही में केरल सरकार के द्वारा मत्स्य पालन के लिए अटल इनोवेशन सेंटर की स्थापना करने की क्या किया गया है? घोषणा की गई है। और यह किस राज्य सरकार ने की है? तो केरल राज्य सरकार ने की है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ए वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य आर्य अष्टाध्यायी सॉरी दोस्तों, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? बाल भट्ट की, कौटिल्य की, कबीरदास की या पाणिनि की? अगर दोस्तों बाल भट्ट की बात करें तो इन्होंने हर्षचरित लिखा है, या हम कहें बुद्ध चरित लिखा है आर्यभट्ट ने। कौटिल्य की एक रचना है जिसे हम लोग अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र की रचना की थी। कबीरदास दोस्तों कहा जाता है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ अपने दोहे बोले जिनके इनके जो शिष्य हुआ करते थे उन्होंने इन्हीं दोहों को संकलन किया है। किस नाम से किया है? बीजक। यानी कबीरदास की जो रचना है वो कौन सी है? बीजक है। बीजक की है। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर? तो दोस्तों आपको ध्यान लिखना है कि प्रिंस ऑफ बिल्डर्स तो आप देखते हैं मुगल बादशाहों के किस शासक को
उसकी स्थापत्य कला के लिए उस काल को स्वर्ग काल कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, शाहजहां। शाहजहां ने ही दुनिया को एक सातवां अजूबा दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ताजमहल। ताज महल कहते हैं। इसी के द्वारा दिल्ली में लाल किले का लाल किला का भी स्थापना की गई थी। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर, यानी बिल्डिंगों को बनाने वाला। इसी के काल में कई सारी स्थापत्य कला अपने सर्वोच्च पीरियड पर पहुंची थी। और अगर शाहजहां के कार्यकाल की बात करें, तो शाहजहां का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो कब होता है? 1627 से लेकर 1627 से लेकर 1657-58, यानी 1657-58 तक का यह क्या होता है? मुगल बादशाह होता है। तो आपका राइट आंसर बी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीत किस शासक के समय में आयोजित की गई थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या चंद्रगुप्त मौर्य? तो चौथी बौद्ध संगीत के बारे में अगर हम बात करें, तो यह पहली शताब्दी में, पहले तो आपको यह डेट याद होना, ये पहली शताब्दी में पहली शताब्दी में इसका आयोजन किया जाता है। वर्तमान में कश्मीर यानी जेके के एक स्थान है कुंडलवन। कुंडलवन कुंडलवन में इसका आयोजन किया जाता है। इस संगीत में दो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष जो है अश्वघोष को बनाया जाता है और उपाध्यक्ष क्या है? वसुमित्र को बनाया जाता है। अब ये चौथी बौद्ध संगीत किसके शासन काल में होती है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो उस समय कौन शासक होता है? तो कनिष्क होता है। यानी कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म की चौथी संगीत का आयोजन किया जाता है, जो पहली शताब्दी होती है। और जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन किया जाता है। इसके अध्यक्ष की बात करोगे तो वसुमित्र अश्वघोष, और इसके उपाध्यक्ष की क्या थे? वसुमित्र थे दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कनिष्क का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? काफी महत्वपूर्ण युद्ध होता है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा गया है। ब्रिटेन और भारत, भारत और चीन, ब्रिटेन और जापान या ब्रिटेन और चीन? अफीम का युद्ध दोस्तों, ये दो महत्वपूर्ण देशों के मध्य लड़ा जाता है। कौन कौन से देश होते हैं? ब्रिटेन और चीन के मध्य अफीम का युद्ध लड़ा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु या कोलकाता? जो भारतीय विज्ञान संस्थान है दोस्तों, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो बेंगलुरु में की गई है। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना बेंगलुरु में की गई है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, योद्धा, विद्वान या वीर? तो दोस्तों आर्य जो अभी वैदिक काल में हम लोग आर्य को कई बार पढ़ते हैं, या ये भी कहा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ है, या उसके विनाश में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? तो आर्यों का रहा है। तो आर्य एक जाति ना होकर एक शाब्दिक अर्थ है, जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। यानी आर्य का शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921, 1922, 1924 या 1928 ईस्वी में? हड़प्पा सभ्यता की खोज कहा जाता है दोस्तों, भारत को एक प्राचीन सभ्यता मिलती है, जो भारत को इतिहास को वैदिक पीरियड से काफी पीछे ले जाती है। और वैदिक जो हड़प्पा सभ्यता थी दोस्तों, उस समय समकालीन सारी सभ्यताओं से सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती थी। हड़प्पाई लोग क्या होते थे? अपने नगरों को एक सुस्टेबल नगर बनाते थे, जो समकोण पर इनकी सड़कें एक दूसरे को काटती थी। तो इनकी खोज के बारे में पूछ रहा है कि इसकी खोज कहा जाता है दोस्तों 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने, यानी जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने दया राम साहनी ने
सहानी ने 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई शुरू की। जिस समय हड़प्पा की खुदाई दयाराम सहानी कर रहे थे, इसी कारण से 1921 में ये कहा जाता है कि पूर्ण रूप से हड़प्पा सभ्यता क्या है अपने प्रकाश में आई, या हड़प्पा सभ्यता के बारे में लोगों की जानकारी हुई, या लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई। तो इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, 1921 ईस्वी। 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में पूछ रहा है, या दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार है यानी मौलिक कर्तव्य की या स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आपसे अनुच्छेद के बारे में पूछ रहा है, तो अनुच्छेद 21 होगा, अनुच्छेद 23 होगा, अनुच्छेद 25 होगा, या अनुच्छेद 18 होगा। क्योंकि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की किस में बात की गई है दोस्तों? तो अनुच्छेद 21 में बात की गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? लाल, नीला, हरा या काला? तो अगर वायुमंडल को इस पृथ्वी से हटा लिया जाए, तो उस समय हमें जो वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा दोस्तों? तो काला देगा। आपका राइट आंसर होगा डी, काला। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर मानव द्वारा चांद पर जाए और चांद से पृथ्वी आकाश को देखा जाए तो आकाश कैसा दिखाई देता है? तो उस समय भी मानव को आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, क्योंकि चांद पर वायुमंडल अनुपस्थित पाया जाता है। इसी कारण हमें वायु जो आकाश होता है वो कैसा दिखाई देता है? नीला ना दिखाकर हमें काला दिखाई देता है। क्योंकि नीला हमें दोस्तों इस कारण दिखाई दे देता है, क्योंकि जो वायुमंडल होता है तो प्रकाश की किरणें होती है वो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई खेल पहली बार कहां आयोजित हुए थे? नई दिल्ली, कनाडा, न्यूयॉर्क या बेल्जियम? एशियाई खेल की पहली बार की बात करें तो एशियाई खेलों का पहली बार आयोजन 1952 में 1952 में इसका आयोजन किया गया था, और इसका आयोजन दिल्ली में किया गया, दिल्ली में यानी नई राजधानी दिल्ली में किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? इंफ्रारेड किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें या बीटा किरणें? जो ओजोन परत होती है दोस्तों, यह समताप मंडल के पाई जाती है, या क्या करती है? अल्फ्रा बैगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन ओजोन किसे कहते हैं? O3, यानी अगर हम O3 कह दें तो ये ओजोन गैस होती है, और यह गैस मानव के जीवन के लिए काफी यूजफुल होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि ये ओजोन गैस पाई कहाँ जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों, यानी समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। अब ये ओजोन गैस इंफ्रारेड विकिरणों को क्या होती है? पृथ्वी से आने से रोक देती है। अगर यह पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाए तो मानव में यानी स्किन कैंसर पैदा कर सकती हैं। इसलिए मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस O3 होती है, यानी ओजोन गैस होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा को क्या कहता है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा? जो स्थित और गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों, या क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। यानी उस वस्तु के अंदर एक यांत्रिक ऊर्जा पाई होती है, जो वस्तु को गतिज ऊर्जा में भी ला सकती है या स्थिति ऊर्जा में भी रोके रहती है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई, 21 जून,
20 सितंबर या 20 अगस्त। तो आपका राइट आंसर होगा सद्भावना दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? माइकल्स प्लेयर्स, सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद या मोहम्मद अली। जो प्रत्येक वर्ष भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। या किसकी याद में मनाते हैं? तो हॉकी के जादूगर, यानी आपको पता होगा हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर, जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरुबिले आश्रम कहाँ स्थित है? पुडुचेरी, लखनऊ, कन्याकुमारी या श्रीनगर। जो अरुबिले आश्रम है दोस्तों वर्तमान में पुडुचेरी में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो जिप्सम का एकमात्र सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वर्तमान में राजस्थान है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, बेंगलुरु, नई दिल्ली या शिमला। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का जो हेड क्वार्टर है या मुख्यालय है वह भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है? तो संवैधानिक मुखिया की अगर हम बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के ही नाम पर भारत सरकार अपने सारे कार्य करती है। तो आपका राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 15 सितंबर, 16 अक्टूबर या 16 सितंबर। तो ओजोन परत प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? हीरा महल, पंचमहल, रंग महल या मोती महल। तो सम्राट अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में जो वर्तमान आगरा जिले में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, वहां पर निर्माण पंचमहल का करवाया था, जो बौद्धों की से संबंधित था, बौद्धों से कला से संबंधित था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956, 1935, 1921 या 1949। तो भारतीय रिजर्व बैंक की अगर स्थापना की बात कर ली जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, यानी इसकी स्थापना भारत के स्वतंत्रता से पहले की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किस वायसराय के काल में लागू हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों जो भारत में अस्थाई बंदोबस्त की बात की जाती है वह कब की जाती है? 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में। उस समय लॉर्ड गवर्नर कौन थे या वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 28वें, 31वें,
42वें या 44वें। तो संविधान संशोधन की पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य को, अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसे भाग 3 में, यानी संविधान के भाग 4 में, सॉरी दोस्तों, भाग 4 में अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 51A में, यानी 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। जिस समय जो 42वें संविधान, और इसे सी वाला आपका राइट आंसर होगा, यानी 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय नागरिकों को 10 मौलिक अधिकार को पालन करना था। तो आपका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या बांग्लादेश। तो विश्व में इस समय चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन करता हुआ कौन सा है? चीन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन, यानी चीन पूरे विश्व में चावल उत्पादन में पहले नंबर पर है। और भारत की बात कर लें तो विश्व में चावल उत्पादन में दूसरे नंबर पर भारत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, बीजिंग, पेरिस या न्यूयॉर्क। तो एमनेस्टी जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय वर्तमान में ब्रिटेन की राजधानी लंदन में स्थित है। आपका राइट आंसर होगा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? पारसनाथ, नीलगिरी, अमरकंटक या अरावली। तो दोस्तों, जो नर्मदा नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? अमरकंटक है। यानी नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक पर्वत से होता है। और यहीं से एक नदी और होती है, निकलती है, जिसे हम लोग सोन नदी के नाम से जानते हैं। यानी सोन नदी का भी उद्गम अमरकंटक पर्वत से होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।